हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एसएसटी बुक का चैप्टर 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम हमारे जो टर्शरी एक्टिविटीज़ वाला टॉपिक था उससे स्टार्ट करेंगे। All those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary activities are called tertiary activities or tertiary sector economic activities. वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड होते हैं, वो टर्शरी एक्टिविटीज़ या फिर टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है। टर्शरी सेक्टर माने द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज which complement both primary and secondary sectors such as transportation, banking and management of business. तो फिर वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जिनमें ऐसी एक्टिविटीज़ या फिर ऐसी सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड हो जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले जो हमारा रॉ मटेरियल होगा जो कि हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा, उसको पहले हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें भेजेंगे, फिर उससे वो और डेवलप होगा। फिर जो टर्शरी एक्टिविटी है, टर्शरी एक्टिविटी के ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस है उसके थ्रू वो और जगह पे जा पाएगा। तो फिर इसमें दोनों सेक्टर है, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है और उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है। These include services that we may not be able to see but which still play a very important role. For example, the driver of a truck transports grain and vegetables from the farm to a factory or the market. तो फिर इन सर्विसेज को वैसे हमें नॉर्मली देखने में पता नहीं चलता है कि ऐसे कोई सर्विस होती होगी, बट स्टिल इनका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि जो ड्राइवर है किसी ट्रक का, वो ट्रांसपोर्ट करता है ग्रेन्स, वो उन फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, ग्रेन्स वगैरह को फार्म से फैक्ट्री में या फिर मार्केट में ट्रांसपोर्ट करता है, लेके जाता है। The fruit or vegetable vendor sells the farm produce to household consumers. Similarly, doctors, nurses, teachers, lawyers and pilots provide their services to those who need them. ऐसे जो फ्रूट या वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं वो फार्म से ख़रीदते हैं, फिर हाउस होल्ड कंज्यूमर जो लोग घर में यूज़ करते हैं उनको सेल करते हैं। ऐसे डॉक्टर, नर्सेस, टीचर, लॉयर्स, पायलट्स, ये सब भी सर्विस प्रोवाइड करता है, लोगों को सर्विस देता है जिनको इसकी नीड होती है, जिनको इनकी ज़रूरत होती है। There are technicians who repair and service electronic items including mobile phones and televisions, mechanics who repair vehicles like cars and tractors, and electricians who ensure regular supply of electricity. ऐसे यहाँ पे और बताया कि टेक्नीशियंस होते हैं जो कि रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह को, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविजन्स हो गए। मैकेनिक्स जो व्हीकल्स वगैरह को रिपेयर करते हैं। इलेक्ट्रिशियंस वो होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, कि देखते रहते हैं इसमें कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कि नॉर्मली सबको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। Their services make our lives easier. इन सब ये जो सारे लोग हमें सर्विसेज देते हैं, इनसे जो हमारी लाइफ है वो इजी हो जाती है। कि हमें कोई काम करना है, जैसे हमें किसी चीज़ की नीड है तो फिर हमें सर्विस मिल सकती है उसके लिए। Similarly, communication services through mobile and internet, software development and services at hotels, restaurants, banks, schools, hospital, airports, shops, warehouses, etc. तो फिर ये सारे भी एक तरह की सर्विसेज है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया मोबाइल इंटरनेट के थ्रू, और बाकी सारे भी यहाँ पे सर्विसेज के एग्जाम्पल लिखे हैं जो कि टर्शरी सेक्टर में आती हैं। Are all example of tertiary sector economic activities. This sector is also called the service sector. इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो सेक्टर है
टर्शरी सेक्टर ये सबको सर्विस प्रोवाइड करता है, सुविधाएं देता है सबको। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल गिवन है फोटोज के साथ, इन्हें आप एक बार देख लेंगे। इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स। द 3 types of economic sector, economic activities or economic sectors play an important role in the process of conversion of natural raw materials into finished products for final consumption। ये जो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल का, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है फाइनल कंजप्शन में, कि जो फाइनल हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको बनाने में पहले नेचुरल रॉ मटेरियल होता है, फिर वो मैन्युफैक्चर होकर किसी चीज़ में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे सब करके इन सारी इकोनॉमिक सेक्टर्स के थ्रू, इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू वो हमें मिलते हैं। तो फिर इन सब का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लेट अस डू ऑन एन इमेजिनरी एक्सकर्शन to village in Anand district of Gujarat to study an interesting example where we will understand how the 3 sectors are interconnected and support each other। तो फिर अब हम एक इमेजिनरी चीज़ में जाएंगे। हम समझेंगे अब जो यहाँ पे टॉपिक है नीचे, इसमें हम समझेंगे कि जो तीनों सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, कि वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट। डेयरी माने अ प्लेस वेयर मिल्क इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। These days, farmers in Gujarat greet the day with the clinking of milk pails and the happy moos of their best friends, their cows or buffaloes. Cows have a special place in the lives of the farmers and their families. The farmers milk the cows and sell their milk to the dairy nearby. At the end of the month, they get paid for the milk based on its quantity and quality. However, this was not the case about 50 years ago. तो फिर जो फार्मर्स होता है गुजरात में, वो जैसे सुबह हो जाती है तो फिर उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं काउस बफेलोज, उनसे मिल्क लेते हैं। फिर उस मिल्क को वो मतलब एक किसी चीज़ में कंटेन कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर उसे मिल्क को, वो जो मिल्क जो वो सुबह सुबह निकालते हैं फ्रेश मिल्क, उसे डेयरी है जो उनके पास में, वहाँ पे सेल कर देते हैं। और जो मंथ के एंड ऑफ द मंथ, उन्हें उस मिल्क के अकॉर्डिंग उनको उनके पैसे मिल जाते हैं। मिल्क के अकॉर्डिंग पैसे मिल जाते हैं मतलब कि उस मिल्क की क्वालिटी कैसी थी, उस मिल्क की को कितनी क्वांटिटी में बेचा गया था, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पैसे मिल जाते हैं। पर 50 साल पहले ऐसा कुछ केस नहीं था, कि मतलब ऐसे नहीं होता था। This is the amazing story of a milk cooperative named Anand Milk Union Limited, अमूल। ये एक अमेजिंग स्टोरी है एक मिल्क कोऑपरेटिव की, जिसका नेम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल। अमूल आप सबके घर के आसपास में मिल जाएगा। तो फिर ये अमूल की फुल फॉर्म है, ये MCQs में कई बार पूछ ली जाती है। इन द अर्ली 1940s, फार्मर in Anand district would sell milk to the neighboring villages। जो अर्ली 1940s का टाइम था, उसमें जो फार्मर्स थे आनंद डिस्ट्रिक्ट के, वो सेल करते थे मिल्क को उनके नेबरिंग विलेजेस में, उनके आस पड़ोस के गांव में अपने मिल्क को जो वो सुबह सुबह निकालते थे काउज या बफेलोज से, उन्हें वो अपने नेबर विलेज में सेल करके आते थे, बेच के आते थे। They would have to cycle or walk to nearby villages to sell the milk under scorching heat। उन्हें वो साइकिल करके, मतलब साइकिलिंग के थ्रू या फिर वॉक करके वो दूसरे विलेज में जाते थे मिल्क को देने के लिए। और वो बिल्कुल ऐसे तपती हुई धूप, बिल्कुल स्कॉर्चिंग हीट में जाते थे, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती थी उस टाइम पे, वो जाते थे दूध को देने के लिए, बेचने के लिए।
As you know, milk spoils or curdles very fast in hot weather. जैसा कि आपको पता है कि जो मिल्क है वो ख़राब हो जाता है, फिर कर्डल हो जाता है, दही जैसा हो जाता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हॉट वेदर में बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे जब हॉट वेदर होता है तो मिल्क जल्दी ख़राब हो जाता है, फिर कर्डल्स हो जाता है, दही बनने लग जाता है। The farmers had to sell the milk quickly before it could spoil. तो फिर जो फार्मर्स थे उन्हें जल्दी से उनका मिल्क बेचना पड़ता था इससे पहले कि वो स्पॉइल हो जाए, खराब हो जाए। This was a lot of effort for the small amount of money they would earn. तो फिर जितना वो एफर्ट करते थे, जितनी वो मेहनत करते थे, उसके अकॉर्डिंग जो उन्हें अमाउंट मिलता था, मनी मिलता था, वो बहुत कम होता था। कि वो हद से ज़्यादा एफर्ट लगाते थे, वो जल्दी जल्दी अपनी साइकिलिंग करके या फिर स्कॉर्चिंग हीट में वो चल के जाते थे, पर उन्हें जो अमाउंट मिलती थी मनी की, जो उन्हें पैसे मिलते थे, वो बहुत कम होते थे उनके हार्डवर्क के हिसाब से, उनके एफर्ट्स के हिसाब से। सो दे डिपेंडेड ऑन people called middlemen who would buy the milk in bulk at meager prices from the farmers and sell it in the market. Many times the farmer felt cheated and harassed by the middlemen. तो फिर जो फार्मर्स होते थे वो मिडलमैन पे डिपेंडेंट होते थे। मिडलमैन वो होता था कि जो उनसे फार्मर से पहले जो दूध ले लेता था, एक ह्यूज अमाउंट में, एक बड़े अमाउंट में वो बहुत सारा दूध ले लेता था। एक किसी अमाउंट पे वो फिक्स कर लेते थे कि हाँ इतने में तुम मुझे दूध दोगे, और फिर वो उसे बेचता था। और जो फार्मर्स थे वो कई बार उन फार्मर्स के साथ कई बार चीट किया गया, फिर हैरेस किया गया, उन्हें परेशान किया गया है मिडलमैन्स के द्वारा। कि वो या तो ऐसे करते थे कि वो उन्हें पैसे कम देते थे, क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते थे, उन्हें चीट करते थे। One day, the farmers collectively approached Sardar Vallabhbhai Patel, a prominent national leader, with their problems. तो फिर एक दिन वो जो फार्मर्स थे बहुत सारे मिलके कलेक्टिवली एक ग्रुप बना के जाते हैं सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, जो कि एक प्रोमिनेंट, जो कि एक मेजर मान सकता है, नेशनल लीडर थे। वहाँ पे वो जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं, उनसे एडवाइस मांगने के लिए गए थे वो वहाँ पर। He advised them to form a cooperative to become independent and stop relying on the middlemen. Cooperative माने a group of people who voluntarily come together to meet their economic and social needs in a formal way. They own the cooperative and decision are taken by the members collectively. कोऑपरेटिव एक ग्रुप होता है पीपल का जो कि वॉलंटियर करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग एक ग्रुप पीपल का साथ में मिलते हैं, जुड़ते हैं, और वो एक ऐसा फॉर्मल वे ढूंढते हैं कि जिससे वो साथ में मिलके काम कर सके। और जो भी उस कोऑपरेटिव में डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे मेंबर्स के द्वारा साथ में एक दूसरे से बात करके, कहते हैं कि सलाह मशवरा करके एक दूसरे से फिर वो डिसीजन लिए जाते थे उनके कोऑपरेटिव उसके लिए। जिससे उन्होंने ऐसा करने को इसलिए बोला, उससे वो मिडलमैन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। मिडलमैन वो पर्सन जो कि उनसे गुड्स खरीदता है प्रोड्यूसर्स से और फिर बाद में कंज्यूमर्स को बेच देता है। जो मिडलमैन होता है वो चार्ज करता है एक फ़ी को इस सर्विस के लिए, कि मिडलमैन पैसे लेते थे ये काम भी करने के लिए। एज अ कोऑपरेटिव, the farmers would be able to buy and sell milk as a group, taking care of the entire operation of milk collection, processing and distribution themselves. The farmers took Sardar Patel's advice. तो फिर जो कोऑपरेटिव था उसमें जो फार्मर्स थे वो साथ में उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो कोऑपरेटिव बनेगा उसमें वो सब साथ में मिलके पहले मिल्क को कलेक्ट करेंगे ग्रुप में, फिर उसका ध्यान रखेंगे, उस ऑपरेशन पे ध्यान रखेंगे कि पहले मिल्क कलेक्ट किया जाए आराम से, फिर उसे प्रोसेस किया जाए, और उन्हीं के थ्रू जो उस कोऑपरेटिव के मेंबर्स थे वही उसे बेचेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उन्होंने सरदार पटेल की एडवाइस पे काम किया था।
कि उन्होंने उनकी एडवाइस मान ली थी। अमूल was set up in 1946 under the leadership of त्रिभुवनदास पटेल एंड डॉक्टर वर्गीज कुरीन। तो फिर अमूल का सेटअप हुआ था 1946 में। लीडर थे उस टाइम पे अमूल वगैरह के, इनके लीडरशिप के अंदर ये सेटअप हुआ था। तो जो त्रिभुवनदास पटेल थे वो लॉयर और एक फ्रीडम फाइटर थे, और डॉक्टर वर्गीज कुरीन एन इंजीनियर हु वाज वर्किंग एट अ डेयरी फैक्ट्री इन मुंबई। वो एक इंजीनियर थे जो कि एक डेयरी फैक्ट्री थी मुंबई में, उसमें काम करते थे। तो अमूल का सेटअप हुआ था 1946 में। The initiative brought farmers, including women, together and gave them control over the production and sale of milk. The milk producers collectively made their own decision on all matters such as production, pasteurization and sale of milk. Pasteurization माने a process by which milk is preserved through heating to a specific temperature to kill harmful bacteria. Pasteurization माने एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए उसे हीट किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिससे कि उसके अंदर के हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो सारे मर जाए, ख़त्म हो जाए। तो फिर जो ये इनिशिएटिव था अमूल वाला, इसमें बहुत सारे फार्मर्स, वुमेन्स वगैरह एक साथ इकट्ठे हो गए। तो फिर इनको फिर कंट्रोल मिल गया प्रोडक्शन के ऊपर, सेल वगैरह के ऊपर। तो जो मिल्क प्रोड्यूसर्स होते थे पहले वो डिसीजन लेते थे इन सारी चीज़ों के ऊपर कि कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसको पैस्चराइज किया जाएगा, उसके बाद मिल्क को सेल के लिए भेजा जाएगा, बेचने के लिए भेजा जाएगा। द टास्क वॉज शेयर्ड बाय एवरीवन which helped raise their income gradually. They did not need the middlemen anymore and became like one big family. तो ये जो आपस में ना वो पहले अपने टास्क को एक दूसरे में बांट लेते थे कि इतने लोग मिलके ये काम करेंगे, इतने लोग ये काम करेंगे, ऐसे। तो फिर इसके थ्रू उनकी इनकम भी ग्रेजुअली बढ़ने लग गई, क्योंकि उन्हें अब मिडलमैन को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और उनकी जो नीड थी मिडलमैन की वो भी ख़त्म हो गई, जिससे कि ये जो जितने भी लोग थे अमूल के लिए जो काम करते थे वो सब एक बिग फैमिली बन गए, वो सब एक परिवार की तरह बन गए कि वो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे थे। As more and more farmers began to see the benefits of the cooperative, it continued to grow. The quantity of milk that was being collected was so huge that the farmers decided to make other products out of it. They set up a factory in Anand and began to produce butter and milk powder. तो फिर जैसे जैसे फार्मर्स को इसके बेनिफिट्स पता चलते गए, और भी फार्मर्स फिर इनके साथ इनके इनिशिएटिव में जुड़े अमूल वाले में। फिर उन्होंने जैसे ही उनका अमूल वाला जो सेटअप था ये और भी ज़्यादा बढ़ने लग गया, और जैसे क्वांटिटी थी जो मिल्क की वो एक बहुत ह्यूज अमाउंट में क्रिएट होती थी, मिलती थी, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में उनके पास मिल्क आता था, जिससे कि उन्होंने सोचा कि वो मिल्क बेचने के अलावा मिल्क से और भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बटर बनाना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी आनंद में, आनंद विलेज में ही। फिर वहाँ पे उन्होंने बटर प्रोड्यूस किया और मिल्क पाउडर प्रोड्यूस करके उसे भी बेचने लग गए कि मिल्क भी बेचेंगे, बटर भी बेचेंगे, मिल्क पाउडर भी। इनसे उनको और ज़्यादा प्रॉफिट होता। Today the cooperative has a wide range of products made at many milk processing plants and factories all over India. Can you name a few? अब जो ये कोऑपरेटिव है बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में प्रोडक्ट्स बनाती है कि अब इसमें और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि आप कभी अमूल पे गए होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे कितने सारे टाइप्स की चीज़ें होती है। तो फिर आप उनमें से किसी के नाम बता सकते हैं कि जो जो चीज़ आपको ऐसे अमूल वगैरह में मिलती हैं जो कि मिल्क से ही बनी होती है। The products are then transported and sold in both small and large retail shops
all over the country. In fact, they also export the products to several countries around the world. Is it not amazing? Retail माने the sale of goods in small quantities for use by the end consumer rather than for resale. Export, goods and services that are produced in one country and sold to buyers or consumers in another. तो फिर वो ऐसे ही वाइड रेंज में प्रोडक्ट्स बनाने लग गए, उन्हें छोटी बड़ी शॉप्स में जहाँ पे वो एक फिक्स प्राइस रखते थे उससे बेचने लग गए, और यहाँ तक कि वो दूसरी कंट्रीज़ में भी इन सबको एक्सपोर्ट करने लग गए. In this fascinating story, the farmers of this cooperative milk their cows to sell the milk later. This kind of economic activity is called a primary sector economic activity because the product milk is derived directly from a natural source, cows या फिर livestock. Milk is then processed and converted from one form into another. Milk powder, ghee, cheese, butter, and many other in the factories. These economic activities are called secondary sector economic activities. What does Amul do with all the products it makes? It sells them in various places. Amul uses lorries and trucks as well as railway, air, and shipping services to transport its product. It has set up retail stores and supplies milk and milk products to other shops in towns, cities, and villages all over Gujarat, as well as in different states across India. Here, transportation, trading, and retail is a tertiary activity. तो फिर अमूल वाले केस से हमें देख सकते हैं कि कैसे सारी जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी इसमें इन्वॉल्व थी, और ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंड थी, कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशन पता चल गया हमें इनका. डोंट मिस आउट. यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे.